नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के युवा नेता जयंत जिज्ञासु जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आरजेडी की बातों को, आरजेडी के विचारधाराओं को, आरजेडी के तरफ से जो पक्ष रखने में काफ़ी अव्वल रहते हैं जयंत जिज्ञासु जी। आइए सीधे जुड़ते हैं। जयंत जिज्ञासु जी, जिस तरह से बिहार में काबा, बिहार में ईबा, कैसे देखते हैं इसको? क्या है बिहार में? दरअसल देखिए, बिहार में है तो सब कुछ, लेकिन जिस तरह से उन संसाधनों का अपने बहुत कहें कि गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते वर्तमान सरकार ने एक तरह से उसका दुरुपयोग किया है, या उसको यूं कहें कि जो किया जा सकता था जनहित में, यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग करके उनको यहीं पर रोज़गार देके, उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा करके, उनका पलायन रोक के, उसमें विफल रहा। इसलिए लोग कह रहे हैं वो नेहा सिंह राठौर जैसी प्रखर जो गायिका हैं और ख़ुद से लिखती भी हैं, तो इसलिए वो बिहार के बहुत तरह के विरोधाभासों को उकेरती हैं। और वो विरोधाभास महज विरोधाभास नहीं है, बल्कि वो हकीकी ज़मीनी सच्चाई है। तो इसलिए लोगों के बीच एक चर्चा है कि बिहार में जैसे क्या है तो यही है, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, लूट है, छिनैती है, फिरौती है। तो लेकिन इसका भी तो जवाब दिया ना कि बिहार में ईबा, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सरकार मतलब कल ही तेजस्वी जी को मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत सुंदर बोला है कि तब बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज तो इन्होंने ही खोल दिया था क्या? पटना मेडिकल कॉलेज इनका खोला हुआ है। ये सब चीज़ें तो पहले से बनी हुई थी। और वहाँ आज स्थिति ये है कि 85% से ज़्यादा डॉक्टर के पोस्ट खाली पड़े हैं बिहार में, ग्रामीण इलाके में, देहात में। आप अलौली चले जाइए, आप परबत्ता चले जाइए, आप गोगड़ी चले जाइए, आप मानसी चले जाइए, बेलदौर चले जाइए, हसनपुर चले जाइए, सिमड़ी चले जाइए। इस तरह से जहाँ जहाँ आप जाएंगे रूरल एरियाज़ में, वहाँ डॉक्टर्स के 85% सीट्स वैकेंट हैं, जो सैंक्शनड पोस्ट हैं। और अमूमन 75% से ज़्यादा डॉक्टर, चाहे वो शहरी ग्रामीण मिला दें इलाके, तो खाली हैं। मेडिकल स्टाफ, एएनएम, नर्स के पद खाली हैं। डबल इंजन की सरकार से लड़ाई लड़नी कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी सरकार का कहना है कि लोकसभा में इन्हें जो है अपनी हार उठानी पड़ी, या फिर जो है इस बार भी वही हाल होगा। दरअसल जैसे बोलते हैं ना कि बिहार में ये है वो है, तो ये बोलते थे कि बहुत विकास कर दिए हैं, तो इनका विकास तो पता चल रहा है भाई। इतने लाखों की संख्या में जब मजदूर और श्रमिक भाई बहन सब लौट रहे थे, तो भाई ये इतना विकास किए थे, तो ये सब लोग बाहर कैसे रह रहे थे? उनको अगर यहीं ये एम्प्लॉयमेंट दे देते तो बाहर नहीं जाते। इसका मतलब इनके दावे खोखले थे। सरकार तो ये भी कह रही है कि आपने 15 सालों में क्या किया, आप क्यों नहीं? 15 साल में हमको जिस तरह का खाली खजाना मिला जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद, जब हमने नीतीश जी को सत्ता सौंपी, यानी राबड़ी जी ने, आरजेडी की सरकार ने, तब वो आंकड़े उठाकर देख लीजिए, क्या वो घाटे में था? तब अपराध के आंकड़े उठा के देख लीजिए 2005 के। तब जो है, जो संज्ञेय अपराध हैं और जो बलात्कार हैं, जो हत्या है, मर्डर है, उसकी घटनाएं, और अभी का आप उठा के 2020 में देख लीजिए और प्रतिशत देख लीजिए। बेरोजगारी दर भारत में तो कभी था ही नहीं इस तरह से, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो है हम सरकार में आते हैं, पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे रोजगार? नहीं, बिल्कुल कहीं और से नहीं देने की जरूरत है। जो सरकार, बिहार सरकार ने सैंक्शनड पोस्ट, जो सृजित पद हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कैसे कर रहे हैं भाई? 4.5 लाख तो अलग अलग महकमे को मिला देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इस तरह के जो महकमे हैं उसको मिला देंगे, सिंचाई, इरिगेशन, तो सारे मिला के 4.5 लाख तो ऐसे पोस्ट वैकेंट हैं। और जहाँ ज़रूरत है अनुपात के हिसाब से शिक्षक और छात्र की बहाली हो, मैंने प्रॉपर जो एक प्रोपोर्शन जो है उसमें, तो और भी शिक्षकों की संख्या है, ज़रूरत है उसकी। तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, जितनी सीटें वैकेंट हैं उसको हम भरेंगे। और आप कहेंगे कि लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो सब जो है, अभी पैसा जो बजट हो तो ये खर्च नहीं कर पाती सरकार।
तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल नहीं है और हम उसको इवॉल्व नहीं कर सकते, उसको डेवलप नहीं कर सकते। ये तो विल पावर की भी बात है। हम बात करें, रही बात मान लीजिए कि पैसा कहाँ से आएगा, इतना बोल दिए तेजस्वी जी कि समान काम के लिए समान वेतन देंगे जो नियोजित शिक्षक हैं। तो भैया जब इतने शिक्षकों की ज़रूरत है और आपने बहाल की है, तो क्या उनको भूखमरी की हालत में डाल देंगे? क्या शिक्षकों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे? और इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में दिया इस सरकार ने कि हम उन पैसों से बचा के हम पोशाक देते हैं, हम साइकिल देते हैं, हम मध्याह्न भोजन में खर्च करते हैं। क्या ये कन्विंसिंग लॉजिक है कि ये योजनाएं चला के आप शिक्षकों के पेट पर लात मार दें? वो योजनाएं भी चलें लेकिन शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन भी मिले। हम खगड़िया की बात करेंगे, क्या लगता है खगड़िया में? और आपने क्या बोला 15 साल में क्या हुआ? 15 साल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो मैं बोलूँगा तो वो दोहराव लगेगा। जैसे 25,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी ने पहली बार लालू जी के समय में निकाली, परीक्षा लेकर। रामाश्रय यादव जी चेयरमैन थे बीपीएससी के। फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई, अलग अलग महकमों में बहाली हुई। तो हमने कैसे नहीं काम किया? 7 यूनिवर्सिटी खोली, 9 नए ज़िले बनाए, झारखंड रीजन में 7 नए ज़िले बनाए, सबसे ज़्यादा सब डिवीज़न बनाए, सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खोले, सबसे ज़्यादा ब्लॉक बनाए। हमारे समय में मालगुजारी प्रति बीघा ज़मीन पर 3 से 5 रुपया देना पड़ता था, अभी 300 से 500 रुपया देना पड़ता है। हमारे समय में कृषि उपकरणों के दाम इतने बढ़े हुए नहीं थे, हमारे समय में सिंचाई इतनी महंगी नहीं थी। तो हम तो ये सब काम किए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ज़ुबान देने का काम लालू जी ने किया। जहाँ मान लीजिए दबाया जाता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ह्यूमिलिएशन के भी तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो उससे उस पर रोक लगी। सबसे आप सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर्स में मैंने 50% रिजर्वेशन कर दिया यूनिवर्सिटी वगैरह में। वाइस चांसलर पहले कुछ खास लोग ही होते थे, उनके आने के बाद सर्वसमावेशी समाज का एक रिफ्लेक्शन एकेडमिया से लेकर और ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिला। चूँकि ब्यूरोक्रेसी में तो एक गोरेलाल यादव थे तो बोला कि यादवाइजेशन हो गया, और अभी तो नालंदा मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऐसा है कि देश भर में जहाँ जहाँ नीतीश जी के सजातीय लोग होते हैं उनको उठा के बिहार लाया जाता है। ये नालंदावाद है, लोग कहते हैं इसको पॉपुलर टोन में। हम बात कर लें खगड़िया में। जी। जो खगड़िया में आपके 2 जो माचार सीट में जी 2 आपका आरजेडी को मिला, जी 2 आपके जो है कांग्रेस को मिला। जी। क्या लगता है? लगातार लंबे अरसों से यहाँ पर जदयू का सीटिंग एमएलए रहा है, आपका एक कलोली में भी था, आपने कैंडिडेट भी चेंज किया। क्या लगता है कितना जीत कर आना आसान होगा? बात को लेकर आशान्वित हैं कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर अन्य घटक दलों के साथ सम्मानजनक ढंग से इस गठबंधन को एक शक्ल सूरत प्रदान करने का काम किया। और पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ गठबंधन के घटक दल उनके अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब के सब हमारे प्रत्याशी हैं। और उन सब का जीतना ज़रूरी इसलिए है और उनको जिताने में कार्यकर्ता सभी दलों को लगे हुए हैं कि एक एक एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। इसलिए हम ये नहीं मानते हैं कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं, सीपीआई एमएल के हैं, ये आरजेडी के हैं, सारे के सारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और इसी दृष्टि से, इसी भावना के साथ हमारे कार्यकर्ता सब जगह काम कर रहे हैं। जहाँ तक टिकट उकट की बात है, कहीं कहीं सिटिंग एमएलए को मान लीजिए कि वो एडजस्टमेंट में सीट चली गई घटक दल को, कहीं पर टिकट कट गया किसी का, तो एक आध दिन उसकी मान लीजिए कि नाराज़गी रहती है। लेकिन आफ्टर ऑल सब लोगों ने ये मन बनाया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और युवा नेतृत्व को सामने लाना है, जिन्होंने ऐलान किया है कि बिहार सरकार की किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत लोग शुल्क नहीं दे पाते थे। जिस तरह से जो है बिखराव हुआ है महागठबंधन में, पहले जीतन राम मांझी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, लास्ट में मुकेश सहनी भी चले गए। इन सबों ने आरोप लगाया है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया तेजस्वी यादव ने। अब दरअसल इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। तेजस्वी जी जैसे शालीन, तेजस्वी जी जैसे दूरदर्शी सोच के, तेजस्वी जी जैसे व्यवहार कुशल नेता मैंने इस देश में बहुत कम देखे हैं। और इस देश का कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिनसे मैं अपॉइंटमेंट मांगूं और वो 1 सप्ताह तक अपॉइंटमेंट नहीं मिले। भेंट होती है, सबको मैंने करीब से देखा है, अलग अलग पार्टी के लोगों को। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी में एक विशिष्ट किस्म की विकासशीलता है, बहुत क्विक लर्नर हैं, बहुत रिसेप्टिव हैं, नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम करने में उनको बहुत रुचि है। कोई अच्छी बात लग रही है तो वो चाहते हैं कि राज्य हित में इसका कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और ये गठबंधन के घटक दलों की अगर कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती
तो जिस एनडीए के खिलाफ ये लोग मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सीट लिए और हमारे नेता लालू जी ने दिया भी, लेकिन कहीं पर ये डिलीवर नहीं कर पाए, कहीं पर वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, कहीं पर बार बार आप इस तरह की बातें अगर करते हैं और ये बंद कमरे में मिल बैठकर चीज़ें तय हो सकती हैं, तो आप मीडिया में बयान देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ है? अब बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के उनके मांझी जी के पुत्र एमएलसी बन गए, ये तो नहीं है। अच्छा, इज़्ज़त देने की बात है तो हमेशा उनको चाचा जी बोला है, हमेशा किन्हीं को बड़े भाई बोला है, और ये एक किस्म की मैं कहूँ कि विचार शून्यता की वजह से ये लोग एनडीए के खेमे में चले गए हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे जयंत जिज्ञासु, और हम ये चाहते हैं कि युवा नेता हैं और आरजेडी की बेबाक बात भी रखते हैं, आरजेडी की बात करते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।